Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Peace of Augsburg. Peace of Augsburg जो है 1555, ये बेसिकली जो 30 ईयर ऑफ वॉर इन यूरोप हम लेकर चल रहे हैं सीरीज, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पिछला वाला पार्ट नहीं देखा तो वो आप काइंडली पहले देख लें, उसके बाद आपको इसका लिंक जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मिडिवियल एज और रेनेसां एज की बात की। मिडिवियल एज में जैसे हमने देखा कि 30 ईयर ऑफ वॉर यूरोप में हुई क्यों थी, क्योंकि छीना झपटी चल रही थी। सब लोग एक दूसरे से ऑक्यूपाई करना चाहते थे तमाम जो इलाके हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आज की एग्जांपल लें मौजूदा दौर की, तो अगर पाकिस्तान की टेरिटरी है तो कोई भी उस पर कब्जा करके पाकिस्तान को ले सकता था, और चाइना को ले सकता था, इंडिया को ले सकता था, अफगानिस्तान को। ठीक है, यानी कि वहां पर किसी किस्म का कोई निजाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। और एक कैथोलिक चर्च था, रोमन एम्पायर थी, उसी के अंडर सब कुछ आता था। ठीक है, और उस वक्त सेंटर जो था वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिलीजन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेनेसां एज आती है, रिफॉर्मेशन होती है, और मार्टिन लूथर जो है वो उठता है, और उसका जो स्टूडेंट है जॉन कैल्विन वो निकल कर सामने आते हैं, तो वो प्रोटेस्टेंट्स बन जाते हैं। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से सामने आता है, कुछ एक तरफ कैथोलिक्स हो जाते हैं और एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स हो जाते हैं। प्रोटेस्टेंट्स वो होते हैं जो कि रिफॉर्मेशन को मानते हैं, थोड़ी सी चेंजेस को मानते हैं, जबकि कैथोलिक्स वो होते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स का नजरिया रखते हैं अपना। ठीक है, स्टांच किस्म का उनका जो है वो पर्सपेक्टिव होता है। फिर ऐसे में होता क्या है कि कुछ जो एरियाज होते हैं वो प्रोटेस्टेंट्स की तरफ हो जाते हैं, और कुछ कैथोलिक्स की तरफ, और प्रोटेस्टेंट्स बनना चाह रहे होते हैं और कुछ कैथोलिक्स बनना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में एक ट्रीटी जो है, एक पीस जो है वो की जाती है, पीस ऑफ ऑक्सबर्ग के नाम से, जो कि 1555 में होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 30 ईयर ऑफ वॉर का पीरियड तो 1618 से 1648 तक जाता है। ठीक है, 1618 से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले भी किसी किस्म का कोई निजाम नहीं था, तो वो एक पीस बनाई जाती है जिसको पीस ऑफ ऑक्सबर्ग कहा जाता है, जो कि 1555 में होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक अलग अलग हो गए थे, ठीक है, तो उनको जो है ना इजाजत दे दी जाती है, यानी कि किंग्स कैन चूज देयर रिलीजन विदाउट लिविंग HRE, यानी कि जो होली रोमन एम्पायर है जिसका सभी स्टेट्स हिस्सा हैं, ठीक है, उसको छोड़े बगैर वहां जितनी भी स्टेट्स के, हर स्टेट के जो जो किंग है ना, वो अपनी मर्जी का रिलीजन जो है वो अडॉप्ट कर सकते थे। ठीक है, और उनमें रिलीजन कौन से, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट्स। अगर तो वहां का किंग जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की तरफ है तो वो प्रोटेस्टेंट को मान जाएगा, और अगर कैथोलिक है तो कैथोलिक ही वहां पर फ्रो उसको ही दिया जाएगा। लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या रखा गया, इसका प्रिंसिपल आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, सियस रिजियो और आयस रिलीजियो बन गया। ठीक है, सियस रिजियो यानी हुज रेलम, आयस रिलीजियो हिज रिलीजन, जिस की हुकूमत होगी उसका रिलीजन होगा। बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया इस पीस ऑफ ऑक्सबर्ग की वजह से, किंग और कॉमन पीपल के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर अब कॉमन पीपल की तो चलनी ही नहीं थी। कॉमन पीपल अगर चाहते तो हो सकता था कि कॉमन पीपल की ज्यादा अगर तादाद है जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, लेकिन वहां का अगर किंग कह रहा है कि वो कैथोलिक है, तो वहां पर उसका रिल्म है, उसकी हुकूमत है, इसलिए उसका ही रिलीजन फॉलो किया जाएगा। तो बेसिकली ये इसका एक फेलियर हमें देखने को मिला पीस ऑफ ऑक्सबर्ग का, यही कि एक ना कॉन्फ्लिक्ट पाया गया कॉमन पीपल और किंग के दरमियान। ठीक है, क्योंकि इसका यही प्रिंसिपल रखा गया था। तो ये बेसिकली 30 ईयर ऑफ वॉर जो यूरोप है उसी का एक हिस्सा है, पीस ऑफ ऑक्सबर्ग। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये 30 ईयर वॉर ही चल रही है, जो कि 1618 से 1648, जब तक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट 1648 में नहीं आ जाता। ठीक है, उससे पहले तक ये वॉर ही चल रही है, यूरोप के अंदर अमन नहीं है इस वक्त। तो ये 4 फेजेस के अंदर ये वॉर होती है। ठीक है, 4 फेजेस के अंदर कौन सी वॉर होती है, पहले आपने एक तरफ देखा लोकल एंड रिलीजियस फेज। ठीक है, लोकल एंड रिलीजियस फेज है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एंड कॉन्टिनेंटल फेज है। ठीक है, लोकल और रिलीजियस फेज वही है जो कि कैथोलिक को ज्यादातर जो है वो मानने वाले हैं, और पॉलिटिकल कॉन्टिनेंटल फेज वही जहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप हो गई थी। ठीक है, शुरू में ये है कि बोहेमियन फेज है। बोहेमियन फेज शुरू होता है 1618 से 1625 तक। पहले तो लोग जैसे तैसे करके ऑक्सबर्ग पीस के तहत ही जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट तो है, अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, अमन नहीं है यूरोप में। तो फिर 1618 में ये जो है जंग शुरू हो जाती है। जब जंग शुरू हो जाती है तो बोहेमियन फेज शुरू होता है, जो कि 1625 तक रहता है। फिर 1625 के बाद से 30 तक जो फेज है वो डैनिश फेज कहलाता है। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद लोगों का पॉलिटिकल और कॉन्टिनेंटल फेज शुरू होता है, जिनमें स्वीडिश फेज आ जाता है, जो कि 1630 टू 35 रहता है। उसके बाद फ्रेंच फेज है, जो कि 1635 टू 1648 तक रहता है। और फ्रेंच फेज में आगे आप चल के देखेंगे, अभी हम पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया देखेंगे कि 1648 में कौन सी ट्रीटी है, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया क्या है, वो किस तरह से होती है, और क्या तरीक़ाकार हो जाता है, जो कि एक निज़ाम बना दिया जाता है, और ये जंग जो है वो रुकती है 1648 में जाकर, ठीक है। इसलिए इसको 30 साला जंग जो है यूरोप में कहा जाता है, क्योंकि इसमें अमन नहीं होता इस वक्त, क्योंकि दो धड़ों में जो है तकसीम हो चुकी होती है। यूरोप जो है वो पूरा एक तरफ बन जाती है कैथोलिक लीग, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रोटेस्टेंट यूनियन बन जाती है, ठीक है। कैथोलिक लीग में कौन कौन शामिल होता है? कैथोलिक लीग में जो है वो हैंसबर्ग और फ्रांस और स्पेन शामिल होते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट यूनियन में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के इलाके ज्यादातर शामिल होते हैं, ठीक है जी। अब ये दो धड़े बन चुके हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिनका नाम हम सुनते आए हैं कि ये इनकी 30 साला जंग जो है वो चलती आई थी। इसके बाद ही अभी तक अमन नहीं है, 18 से लेकर 48 तक अभी तक यहाँ पर जंग ही है। अब यहाँ पर जाकर कहीं 48 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया होगी, जब यहाँ पर अमन देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये थी जो है वो पीस ऑफ ऑक्सबर्ग, और जो हमने फेजेस देखे 30 ईयर वॉर के, इसके आगे वाली सीरीज में इंशाल्लाह से हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया देखेंगे, और जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है जी। तो ये था इसका लेक्चर, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।